दुनिया का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस, जिससे जुड़े हैं देश के सबसे बड़े गद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह, साथ ही नितिन गडकरी। फिर भी लगातार इस संगठन को देशद्रोह का आरोप क्यों लगाया जाता है? क्या आरएसएस ने अंग्रेजों की तरफ से मिलकर देश की आजादी की लड़ाई को धीमा करने की कोशिश करी थी? क्या आरएसएस अंग्रेजों की तरफ से मिली हुई थी? देश में दो अलग अलग राय देखने को मिलती है। एक तरफ वे लोग हैं जो इससे राष्ट्र निर्माण की रीढ़ मानते हैं और दूसरी तरफ वो आलोचक हैं जो इसे सीधे तौर पर आजादी की लड़ाई का विरोधी बताते हैं। आरएसएस पर लगे आरोपों को समझने के लिए हमें इसके संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के असली इतिहास को तारीखों के साथ देखना होगा। अक्सर यह बात फैलाई जाती है कि हेडगेवार का आजादी के आंदोलन से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज क्या कहते हैं? 1910 में हेडगेवार जी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता गए, लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं था। वहां वे अनुशीलन समिति से जुड़े। यह वही गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिससे बरींद्र घोष, रास बिहारी बोस और त्रिलोक्यनाथ चक्रवर्ती जैसे बड़े क्रांतिकारी जुड़े थे, जो बंदूक और बमों के दम पर ब्रिटिश हुकूमतों की जड़ों को हिला रहे थे। क्रांतिकारी हलकों में हेडगेवार जी का सीक्रेट कोड नेम था कोकेन। नागपुर लौटने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूरी तरह सक्रिय हो गए। 1920 के ऐतिहासिक नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में वो कांग्रेस की नागपुर नेशनल यूनियन के सेक्रेटरी थे। यहाँ एक हैरान करने वाला तथ्य देखिए, 1920 में जब वे कांग्रेस का केवल डोमिनियन स्टेटस की बात कर रही थी, वहां हेडगेवार जी ने एक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। यानी वे उस दौर में कांग्रेस की मुख्य धारा में से कई साल आगे की सोच रख रहे थे। इसके बाद महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कड़े भाषण दिए। ब्रिटिश सरकार उन पर धारा 124A के तहत राजद्रोह का मुकदमा चला दिया। नागपुर कोर्ट की 1921 की सुनवाई के रिकॉर्ड्स में जज की टिप्पणी दर्ज है। जज ने कहा कि हेडगेवार का अपनी सफाई में दिया गया भाषण उनके मूल भाषण से भी ज्यादा खतरनाक है और राजद्रोही भी था। उन्हें 1 साल की कठोर बामशक्कत जेल की सजा हुई। 1922 में जब वे अजनी जेल से छूटे तो उनका स्वागत करने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू, हजीम अजमल खान और सी राजगोपालाचारी जैसे दिग्गज कांग्रेस के नेता नागपुर रेलवे स्टेशन पर खुद मौजूद थे। तो सवाल यह उठता है, जो इंसान खुद जेल गया, जिस पर अंग्रेजों ने राजद्रोह का केस चलाया, वह 1925 में आरएसएस के बनने के बाद अचानक अंग्रेजों का समर्थक कैसे हो सकता था? 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च शुरू किया, तो आरएसएस पर यह सवाल उठाया गया कि संगठन के रूप में इसमें सीधे शामिल होने का आदेश क्यों नहीं दिया गया। हेडगेवार की सोच बिल्कुल साफ थी। अगर पूरे आरएसएस संगठन को सीधे तौर पर कानून तोड़ने के लिए सड़क पर उतार दिया गया, तो ब्रिटिश सरकार 24 घंटे के भीतर आरएसएस पर पाबंदी लगा देगी, शाखाएं बंद कर दी जाएंगी और समाज को जोड़ने का उनका 10 गो लंबा मिशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही चतुर और व्यवहारिक कदम उठाया। अपने ही पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। हेडगेवार जी ने खुद आरएसएस प्रमुख के पद से अपना इस्तीफा दिया और डॉक्टर एलवी परांजपे को कार्यवाहक प्रमुख बनाया। हेडगेवार जी ने सैकड़ों वरिष्ठ स्वयंसेवकों के साथ यवतमाल में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें अकोला जेल में 9 महीने की बामशक्कत जेल की सजा काटी। उनके साथ आरएसएस के सह संस्थापक अप्पाजी जोशी भी जेल गए थे। उस समय ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिकॉर्ड साफ बताते हैं कि 1930 में जेल जाने वाले हजारों सत्याग्रहियों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा आरएसएस के स्वयंसेवकों का था। फर्क सिर्फ इतना था कि संगठन पर कानूनी आंच न आए, इसलिए वे बिना किसी झंडे के एक आम नागरिक जैसे बनकर आंदोलन में उतरे थे। अब बात करते हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया था। देश में कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं बचा था। ऐसे कठिन समय में भूमिगत आंदोलनों ने लड़ाई को जिंदा रखा और यही इतिहास के वो पन्ने सामने आते हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। 1942 के दिग्गज नेता अरोड़ा आसफ अली और अच्युत पटवर्धन, जो ब्रिटिश पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे, उन्हें कई महीनों तक दिल्ली में आरएसएस के प्रांतीय संघ संचालक लाला हंसराज गुप्ता के घर में सुरक्षित रखा जाता है।
महाराष्ट्र के सतारा में अंग्रेजों के खिलाफ समानांतर सरकार चलाने वाले क्रांतिकारी नाना पाटिल को सुरक्षित ठिकानों और जरूरी मदद में आरएसएस के स्वयं सेवकों ने ही मदद करी थी। नाना पाटिल ने खुद बाद में सार्वजनिक मंचों पर इस बात को स्वीकार किया था। विदर्भ के चिमूर में जब तिरंगा फहराने को लेकर बड़ा विद्रोह हुआ तो वहां आंदोलन का नेतृत्व तो आरएसएस के प्रचारक बाला साहब देशपांडे संभाल रहे थे। कई स्वयं सेवकों को फांसी और काले पानी की सजा तक सुनाई गई थी। अगर आरएसएस अंग्रेजों का दोस्त होता तो ब्रिटिश खुफिया विभाग उनके पीछे अपना जासूस तैनात नहीं कर रहा होता। जब भी आरएसएस और राष्ट्रवाद के विचारों की बात होती है, विनायक दामोदर सावरकर का नाम सबसे आगे आता है। आलोचक उन पर माफीनामे और पेंशन का आरोप लगाते हैं, जबकि दूसरा पक्ष उन्हें स्वतंत्र वीर और सबसे ऊंचा दर्जा देता है। पहले यह समझिए कि अंग्रेजों ने सावरकर को 50 साल की सजा क्यों दी थी। सावरकर ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया जिसका मकसद था हथियारों के दम पर अंग्रेजों को देश के बाहर निकालना था। लंदन में बैठकर उन्होंने एक ऐतिहासिक किताब लिखी। ब्रिटिश सरकार इस किताब से इतना डर गई कि छापने से पहले ही इस पर पाबंदी लगा दी। यह दुनिया में पहली ऐसी किताब थी जिसे 1857 को सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम साबित किया। 1910 में जब उन्हें पानी के जहाज से भारत लाया जा रहा था तो वे फ्रांस के मार्सेलिस बंदरगाह पर जहाज के टॉयलेट की खिड़की तोड़कर समुद्र में कूद गए और तैरकर फ्रांस के तट पर पहुंच गए। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक पहुंचा था। अंग्रेजी अदालत ने सावरकर को दोहरे आजीवन कारावास यानी 50 साल की सजा सुनाकर 1911 में अंडमान की सेल्यूलर जेल यानी काला पानी की सजा दे दी गई थी। उस समय सावरकर की उम्र मात्र 28 साल की थी। अंडमान की सेल्यूलर जेल कोई साधारण जेल नहीं थी। वहां कैदियों से कोल्हू में बैलों की जगह जुतवा कर रोज 30 पाउंड का सरसों का तेल निकलवाया जाता था। कोड़े मारना, महीनों तक हथकड़ियों में लटकाए रहना, सड़ा हुआ खाना देना आम बात थी, जिसके चलते कई कैदी या तो पागल हो जाते थे या तो आत्महत्या कर देते थे। सावरकर छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति पर चलने वाले एक ऐसे इंसान थे। उनका सीधा सोचना था, जेल की काल कोठरी में घुट घुट कर बिना कुछ किए मर जाने से बेहतर है कि कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल करके बाहर निकला जाए और देश की आजादी के लिए दोबारा काम किया जाए। सबसे बड़ा सबूत देखिए, अगर सावरकर सच में अंग्रेजों के साथी बन गए थे तो 1921 में अंडमान से भारत लाने के बाद भी उन्हें पूरी तरह रिहा क्यों नहीं किया गया था। उन्हें 1924 से 1937 तक पूरे 13 साल तक महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नजरबंद करके क्यों रखा गया था। उनके राजनीति में भाग लेने से पूरी तरह रोक क्यों लगा दी गई थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जानती थी सावरकर जेल के बाहर उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसी नजरबंदी के दौरान सावरकर ने रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर बनवाया, जहां जातिगत भेदभाव पूरी तरह बंद था और दलित समाज के लोग पूजा करवाते थे। उन्होंने सभी जातियों के लोगों को एक साथ बिठाकर भोजन करवाने की शुरुआत करी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी अखबार जनता में सावरकर के इस सामाजिक सुधारों की खुलकर तारीफ करी थी और जातिवाद पर कड़ा प्रहार बताया था। 30 जनवरी 1948 आजाद भारत का सबसे दुखद दिन, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। पिछले 75 सालों से इस घटना का इस्तेमाल आरएसएस को घेरने के लिए सबसे बड़े हथियारों के रूप में किया जाता रहा है। लेकिन देश के अदालतों और सरकारी जांच रिपोर्टों का अंतिम फैसला क्या था? पहला सच, गोडसे 1930 के दशक में स्वयं सेवक था, लेकिन 1939 आते आते गोडसे का आरएसएस के नेतृत्व से गहरा वैचारिक मतभेद हो गया था। गोडसे का मानना था कि आरएसएस बहुत नरम है, सिर्फ समाज सेवा और शाखाओं की बात करता है, कोई सीधी आक्रामक कार्रवाई नहीं करता है। गोडसे ने आरएसएस छोड़ दिया और 1942 में नारायण आप्टे के साथ मिलकर अपना अलग उग्र संगठन बनाया, जिसका नाम था हिंदू राष्ट्र दल। दूसरा सच, गोडसे का अदालत में बयान। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में गोडसे ने साफ शब्दों में गवाही दी थी, मैं आरएसएस सालों पहले छोड़ दिया था क्योंकि उनका तरीका सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक था। गांधी जी की हत्या की पूरी योजना सिर्फ मेरी और मेरी साथियों की थी, इसमें आरएसएस का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। तीसरा सच, गांधी जी की हत्या के बाद जनता के गुस्से को देखते हुए आरएसएस पर 4 फरवरी 1948 को अस्थायी पाबंदी लगा दी गई थी, यानी कि आरएसएस को बैन कर दिया गया था और संघ प्रमुख माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर समेत हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया।
गृह मंत्री सरदार पटेल ने 27 फरवरी 1948 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक गोपनीय पत्र में लिखा, मैंने बापू के हत्या मामले की जांच पर रोज नजर रखी। सभी प्रमुख आरोपियों ने अपने अपने बयानों में साफ कर दिया। इन बयानों से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि हत्याकांड में आरएसएस का कोई भी हाथ नहीं था। 10 फरवरी 1949 को विशेष अदालत के जज जस्टिस आत्माचरण ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। उन्होंने सावरकर को पूरी तरह ससम्मान बरी किया और आरएसएस पर लगाए गए साजिश के आरोपों को सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया। इसके बाद 11 जुलाई 1949 को सरदार पटेल के गृह मंत्रालय ने आरएसएस से सभी प्रतिबंध को बिना शर्त हटा लिया गया। चौथा सच, 1960 के दशक में जब यह मुद्दा फिर उठा तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जीवन लाल कपूर की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग बनाया गया। 101 प्रमुख गवाहों के बयान को दर्ज किए गए। गृह मंत्रालय, सीआईडी और खुफिया विभाग की 407 गोपनीय फाइलों को दोबारा जांच हुई। 1969 में संसद में पेश की गई एक कपूर आयोग की रिपोर्ट का एक साफ निष्कर्ष था, ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि महात्मा गांधी की हत्या में या हत्यारों की मदद करने में एक संगठन के रूप में आरएसएस का कोई हाथ था। 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकालीन को थोप दिया था। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था, प्रेस पर ताला लगा दिया गया था और विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। इस दौरान आरएसएस पर दूसरी बार पाबंदी लगाई गई। इस मुश्किल दौर में आरएसएस ने लोकतंत्र की बहाली के लिए बड़ा मोर्चा संभाला। सरसंघ चालक बाला साहब देवरस के नेतृत्व में आरएसएस ने गुप्त रूप से आंदोलन चलाया। तानाशाही के खिलाफ पर्चे बांटे गए और विदेशी मीडिया तक का यह सच पहुंचाया गया। भारी गिरफ्तारियां हुई। देश भर में 1 लाख से अधिक लोग MISA और अन्य बड़े कानूनों के तहत जेल भेजे गए। जेल जाने वाले राजनीतिक कैदियों में 70% से अधिक आरएसएस के स्वयंसेवक थे। जेल में बंद समाजवादी, कम्युनिस्ट और अन्य विपक्षी नेताओं के परिवारों को गुप्त रूप से आर्थिक मदद और राशन पहुंचाने के काम आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने किया। विपक्ष के सबसे बड़े सर्वमान्य नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1977 में पटना में आरएसएस के एक कार्यक्रम में खुले मंच से कहा था, आरएसएस कोई फासिस्ट संगठन नहीं है। आरएसएस फासिस्ट है तो मैं फासिस्ट हूँ। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस स्वयंसेवकों ने जो त्याग किया है, जो बलिदान दिया है, उसका इतिहास हमेशा ऋणी रहेगा। भारतीय राजनीतिक का यह विरोधाभास रहा है कि शांति काल में जिस संगठन पर सबसे ज्यादा राजनीतिक हमले होते हैं, युद्ध और राष्ट्रीय संकट के समय देश के प्रधानमंत्रियों ने उसी संगठन की मदद ली है। 1962 का भारत चीन का युद्ध, जब चीन ने अचानक हमला किया तो पूर्वोत्तर के सीमावर्ती इलाकों में सेना की मदद के लिए आरएसएस के स्वयंसेवकों ने सबसे पहले वहां पर पहुंचे। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जवानों के लिए 24-24 घंटे भोजन की व्यवस्था करी, भारी मात्रा में रक्तदान किया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वयंसेवकों के इस सेवा भाव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 1963 के गणतंत्र दिवस की परेड पर आरएसएस को औपचारिक रूप से शामिल होने का न्योता दिया था। 3,500 स्वयंसेवकों ने पूरी गणवेश में राजपथ पर अनुशासित मार्च पास्ट किया था। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आपात बैठक बुलाई और आरएसएस प्रमुख गोलवालकर जी से सहयोग मांगा। दिल्ली पुलिस को सीमा की सुरक्षा के लिए भेजा जा सके, इसलिए पूरी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण का जिम्मा आरएसएस के स्वयंसेवकों ने संभाला। सीमावर्ती इलाकों में घायल सैनिकों के लिए खून जुटाने में और सेना तक रसद सामग्री पहुंचाने में स्वयंसेवकों ने दिन रात काम किया। 1984 के भोपाल गैस त्रासदी, दूर दराज के आदिवासी इलाकों में शिक्षा एकल अभियान के जरिए आज के देश के पिछड़े और नक्सल प्रभावित इलाकों में 1 लाख से ज्यादा स्कूल चल रहे हैं, जहां 30 लाख से ज्यादा गरीब बच्चों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है। 1974 में बाला साहब देवरस ने साफ कहा था, यदि छुआछूत पाप नहीं है तो दुनिया में कोई भी काम पाप नहीं है। आज आरएसएस के माध्यम से पिछड़े और दलित समाज के युवाओं को पूजा पद्धति के प्रशिक्षण देकर कई मंदिरों में मुख्य पुजारी बनाया जा रहा है। एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी संगठन के विचारों से असहमत होना आपका पूरा अधिकार है, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए गढ़े गए नारों और आधी अधूरी बातों के आधार पर 100 साल के इतिहास को आंकना सही नहीं है।
कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।